नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग एक्सीलेंस पर। और मैं हूं आपका साथी शुभम जांगड़ा। दोस्तों, इस वीडियो से पहले हम आपको इस टॉपिक का पहला पार्ट करवा चुके हैं और आज की इस वीडियो में हमारा पार्ट सेकंड रहेगा, क्लास 11th रहेगी। और इस वीडियो में हम कंप्लीट टॉपिक पढ़ेंगे सम्राट अशोक के बारे में। पिछली वीडियो में हमने जो पार्ट 1 पढ़ा था उसके अंदर हमने चंद्रगुप्त मौर्य का कंप्लीट टॉपिक पढ़ लिया था और इस वीडियो में हम सम्राट अशोक को कंप्लीट पढ़ लेंगे। सम्राट अशोक से रिलेटेड लो लेवल से लेकर हाई लेवल तक के क्वेश्चन हम इस वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं टाइम को वेस्ट ना करते हुए। दोस्तों, आज हमारा जो ये टॉपिक है, इस टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद मगध साम्राज्य भी समाप्त हो जाएगा। और मगध साम्राज्य में हमारे कुल 4 वंश होते थे। हर्यक वंश हुआ था, उसके बाद हमारे पास शिशुनाग वंश आया था, उसके बाद हमारे पास नंद वंश आया था और उसके बाद हमारा मौर्य वंश था। जैसा कि हम टाइम पीरियड बता चुके हैं आपको, जो हमारा हर्यक वंश था उस हर्यक वंश का जो समय काल था वो 544 से लेकर 413 ईसा पूर्व था, जिसके संस्थापक बिंबिसार कहलाए थे। और जो हमारा शिशुनाग वंश था उसका जो टाइम पीरियड था 413 से लेकर 345 ईसा पूर्व तक रहा था, जिसके संस्थापक शिशुनाग कहलाए थे। नंद वंश का जो टाइम पीरियड था वो 345 से लेकर 322 ईसा पूर्व तक रहा था, जिसके संस्थापक महापद्मनंद कहलाए थे। मौर्य वंश का जो टाइम पीरियड था वो 322 से लेकर 184 ईसा पूर्व तक रहा, जिसके संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य कहलाए। जो हमारा अंतिम वंश था मौर्य वंश, इसका हम पार्ट 1 कंप्लीट पढ़ चुके और इसी वंश का जो सेकंड पार्ट रहेगा आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। पार्ट 1 में हमारे पास चंद्रगुप्त मौर्य थे और पार्ट सेकंड में हमारे पास सम्राट अशोक रहेंगे। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। हमारा मौर्य वंश चल रहा है टॉपिक, जिसका समय काल 322 से लेकर 184 ईसा पूर्व रहा, जिसके संस्थापक हमारे चंद्रगुप्त मौर्य जी हैं। पार्ट सेकंड रहेगा आज की वीडियो में। सम्राट अशोक का जो समय काल है, जो कार्यकाल है, वो 272 से लेके 232 ईसा पूर्व तक रहा इसका कार्यकाल। अब इम्पोर्टेंट जो है इसके फैक्ट है वो डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि सम्राट अशोक गद्दी पर कब बैठे। दोस्तों, सम्राट अशोक जी 272 ईसा पूर्व गद्दी पर बैठे। कहा जाता है इन्होंने 4 साल तक अपना राज्याभिषेक नहीं करवाया था। इन्होंने गद्दी तो हासिल कर ली थी, गद्दी पर तो बैठ गए थे, लेकिन इन्होंने अपना राज्याभिषेक नहीं करवाया था। इसका कारण ये है दोस्तों, कहा जाता है कि इन 4 सालों में सम्राट अशोक ने अपने सभी भाइयों को मरवा दिया था, सिर्फ अपने एक भाई को छोड़ के। उसने अपने सभी भाइयों को इसलिए मरवाया था क्योंकि उसके मरने के बाद ताकि दूसरा कोई राजा ना बन सके उसके भाइयों में से, इसलिए उसने इन 4 सालों में अपने सभी भाइयों को मरवा दिया था। सम्राट अशोक को अन्य किन नामों से कहा जाना जाता है? अशोकवर्धन, प्रियदर्शिका, चंड अशोक, इन तीनों नामों से जाना जाता है। लेकिन जो सम्राट अशोक का नाम सम्राट अशोक है वो हमें मास्की अभिलेख से मिलता है। सम्राट अशोक गद्दी पर तो बैठ गए थे, परंतु इनका राज्याभिषेक नहीं हुआ था। जैसा कि हम पहले जिक्र कर चुके हैं, सम्राट अशोक ने इन 4 साल तक राज्याभिषेक नहीं करवाया था, क्योंकि इन 4 सालों में वो अपने सभी भाइयों को मार सके ताकि बाद में कोई राजा ना बन सके। सिर्फ दिशम भाई को छोड़कर उसने अपने सभी भाइयों को मार दिया था। और इस चीज़ का प्रूफ भी है दोस्तों हमारे पास। जो हमारे पास दीप वंश और महावंश, ये 2 वंश हुआ करते थे। इस वंश के अनुसार सम्राट अशोक ने एक दिन में 99 भाइयों को मारा था अपने। 269 ईसा पूर्व उसने राज्याभिषेक करवाया। देखिए दोस्तों, 272 ईसा पूर्व तो वो गद्दी पर बैठे और 269 ईसा पूर्व उन्होंने अपना राज्याभिषेक करवाया। दोस्तों, मैं आपको पहले बता चुका हूँ, जो ईसा पूर्व का समय है वो हमेशा डिक्रीजिंग ऑर्डर की ओर जाता है। जैसे 272 के बाद 271, उसके बाद 270 और उसके बाद 269 तो इस चौथे साल में जाकर इसने अपना राज्याभिषेक करवाया था। 261 ईसा पूर्व सम्राट अशोक और नंदराज के बीच कलिंग का युद्ध हुआ। दोस्तों, कलिंग जो है वर्तमान में उड़ीसा को बोला जाता है और इतिहासकारों का कहना है कि सम्राट अशोक ने यह युद्ध हाथियों को जीतने के लिए लड़ा था।
वर्तमान में जो कलिंग है वो उड़ीसा में पड़ता है। एक हाथी गुफा अभिलेख होता है दोस्तों, उससे हमें पता चलता है कि कलिंग का जो राजा है वो नंदराज होता था। इस युद्ध में कम से कम 1 लाख लोग मारे गए थे और 1.5 लाख लोग बंदी बना दिए गए थे। दोस्तों कलिंग का युद्ध सम्राट अशोक के लिए इतना महत्वपूर्ण युद्ध होता था और इस युद्ध को जीतने के बाद सम्राट अशोक के मन में ये बात आई कि अब तेरे पास जीतने को और कुछ नहीं बचा है, क्योंकि तू कलिंग का युद्ध जीत गया तो तूने सब कुछ जीत लिया है। वाकई में दोस्तों ये बात है कि सम्राट अशोक के मन में जो है वो हृदय परिवर्तन हो चुका था। उसका हृदय परिवर्तन इसी चीज़ की वजह से हुआ था क्योंकि उसने कलिंग को जीत लिया था और कलिंग को जीतने के बाद उसके पास जीतने को और कुछ नहीं बचा था और वो सौगंध खा लेता है कि मैं अब आगे से युद्ध नहीं लड़ूंगा। रोमिला थापर के अनुसार कलिंग के युद्ध जीतने के बाद सम्राट अशोक ने सब कुछ जीत लिया था, इसके बाद उसके पास जीतने को कुछ नहीं बचा था। सम्राट अशोक ने भैरी घोष से धम घोष की नीति अपना ली थी। दोस्तों भैरी घोष वाली नीति होती है युद्ध करना और धम घोष वाली नीति होती है शांतिपूर्वक रहना। और कलिंग के युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया था क्योंकि वो शांतिपूर्वक रहना चाहता था और सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म की जो शिक्षा थी वो उपगुप्त नामक गुरु से ली थी। सम्राट अशोक की माँ का नाम होता था शुभद्रागी और शुभद्रागी दोस्तों ये वही है जो चंपा की राजकुमारी होती थी और बिंदुसार की पत्नी का नाम होता था, क्योंकि सम्राट अशोक जो है बिंदुसार के बेटे होते थे और बिंदुसार की पत्नी सुभद्रागी हुई तो सम्राट अशोक की माँ कौन हुई? सुभद्रागी। सम्राट अशोक के 2 बच्चे हुआ करते थे, एक लड़का और एक लड़की। लड़के का नाम होता था महेंद्र, लड़की का नाम होता था संघमित्रा। सम्राट अशोक ने अपने लड़के और लड़की को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेज दिया था। जब सम्राट अशोक राजा बना, जब उसका राज्याभिषेक हुआ, उसके 10 साल बाद 10वें वर्ष वो बोध गया बिहार गया क्योंकि उसने बौद्ध धर्म को अपना लिया था और वो शांतिपूर्वक रहना चाहता था। तो उसने सोचा क्यों ना मैं यात्राएं करूं और यात्रा इसने सबसे पहले बोध गया की करी क्योंकि बोध गया में जो हमारे गौतम बुद्ध है उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, इसलिए इसकी इच्छा सबसे पहले बोध गया बिहार जाने की हुई। 20वें वर्ष उसने लुम्बिनी नेपाल की यात्रा की। लुम्बिनी नेपाल में हमारे जो जैन धर्म के गुरु होते थे महावीर स्वामी, उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तीवर नामक जो लड़का होता था वो सम्राट अशोक का गोद लिया हुआ बेटा होता था। सम्राट अशोक के जो अभिलेख है उनको पादरी पैंथलर ने 1750 में खोजा था और सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में इसे पढ़ा था तथा ये सारे के सारे अभिलेख जो है वो ब्राह्मी लिपि में होते थे। दोस्तों सम्राट अशोक के अभिलेख और भी लिपि में होते थे जैसे कि खरोष्टी लिपि होगी और ये खरोष्टी लिपि के अभिलेख हमें पाकिस्तान से मिलते हैं। ग्रीक लिपि होगी, ग्रीक लिपि के अभिलेख जो है वो हमें अफगानिस्तान से मिलते हैं। सम्राट अशोक के अभिलेख 3 जगहों से मिलते हैं, हमें भारत से भी मिलते हैं, पाकिस्तान से भी मिलते हैं, अफगानिस्तान से मिलते हैं। जैसा कि हमने अभी भी जिक्र किया, जो भारत से सम्राट अशोक के अभिलेख मिले वो ब्राह्मी लिपि में मिले, पाकिस्तान से जो सम्राट अशोक के अभिलेख मिले वो खरोष्टी लिपि में मिले और जो अफगानिस्तान से इसके अभिलेख मिले वो ग्रीक लिपि में मिले। तो दोस्तों इन तीनों स्थानों पर सम्राट अशोक से रिलेटेड अभिलेख मिलते हैं। सम्राट अशोक के अभिलेख को 3 भागों में बांटा गया था। दोस्तों ये 3 भाग कौन कौन से हुआ करते थे? एक होता था वृहत अभिलेख और वृहत अभिलेखों की संख्या कुल 14 हुआ करती थी और ये सबसे बड़े आकार के माने जाते थे, सबसे बड़े आकार के माने जाते थे। फिर बाद में आते हैं लघु अभिलेख। लघु अभिलेखों की संख्या 13 हुआ करती थी और तीसरे होते थे स्तंभ अभिलेख और स्तंभ अभिलेखों की कुल संख्या 7 हुआ करती थी। और जो आपके स्तंभ अभिलेख हैं उन अभिलेखों पर पशु पक्षियों के चित्र बने होते थे। दोस्तों हमारे इन तीनों अभिलेखों में से सबसे इम्पोर्टेंट जो अभिलेख रहेगा वो वृहत अभिलेख रहेगा और इस वृहत अभिलेख की संख्या 14 होती थी। हम 14 के 14 को डिस्कस करेंगे क्योंकि हमारा वृहत अभिलेख सबसे इम्पोर्टेंट रहेगा, इसी में से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए दोस्तों एक एक करके पढ़ते हैं। इन 14 में से सबसे पहला जो अभिलेख था सम्राट अशोक का, उसमें अशोक ने जो है पशु बलि की निंदा करी थी क्योंकि उस वक्त जो है पशुओं की बलि दिया करते थे। दोस्तों कोई अपना जीवन सुधारने के लिए बलि दिया करता था, कोई
अपने खाने पीने के लिए उनकी बलि दिया करता था। तो मतलब लोग ज़्यादातर पशुओं की बलि दिया करते थे, लेकिन सम्राट अशोक ने पहले अभिलेख में उन पशुओं की बलि करना मतलब उसकी निंदा की है। उसका कहना था अगर आपने बलि देनी है तो कम से कम 2 हिरन या ज़्यादा से ज़्यादा 1 मोर की दे सकते हो, इससे ज़्यादा बलि नहीं दे सकते। दूसरे अभिलेख में सम्राट अशोक ने क्या कहा? दूसरे अभिलेख में पशु और मानव दोनों की चिकित्सा की बात की गई और भारतीय इतिहास का सबसे पहला ऐसा राजा होता था जिसने सबसे पहले पशु चिकित्सा की ओर ध्यान दिया था। तीसरे अभिलेख में 3 अधिकारियों का वर्णन मिलता है और इसने 3 अधिकारियों को नियुक्त किया था जिनका कार्यकाल 5 साल तक होता था। और इनका काम क्या होता था दोस्तों? ये हर जगह जाया करते थे और वहाँ जाकर लोगों को जागरूक किया करते थे और उनको धार्मिक संदेश दिया करते थे। मतलब कह सकते हो आप बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया करते थे, क्योंकि सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया था और वो शांतिपूर्वक रहना चाहता था, इसलिए वो धार्मिक संदेश दिया करते थे और लोगों को जागरूक किया करते थे। चौथे अभिलेख में जो सम्राट अशोक ने भैरी घोष से धम्म घोष को अपनाया था उसकी बात कही गई है। भैरी घोष वही दोस्तों युद्ध लड़ना, और धम्म घोष कौन सा था दोस्तों? शांतिपूर्वक रहना। तो जो उसका हृदय परिवर्तन हुआ था, जो मतलब भैरी घोष से धम्म घोष अपनाया था, उसकी बात जो है चौथे अभिलेख में की गई है। पांचवें अभिलेख में धार्मिक महामात्रों की नियुक्ति, ये प्रजा को धार्मिक का संदेश दिया करते थे। छठे अभिलेख में प्रजा जब चाहे राजा से मिल सकती थी, उनको कोई पाबंदी नहीं थी, उनको कोई रोक टोक नहीं होती थी, क्योंकि सम्राट अशोक के ऐसा करने से वो अपने राजा ऋण से मुक्त होना चाहता था। तो दोस्तों जो छठा अभिलेख है उसमें क्या दिखाया गया है? प्रजा जब चाहे राजा से मिल सकती है, क्योंकि अशोक इस अभिलेख में राजा के ऋण से मुक्त होना चाहता था। सातवां अभिलेख क्या कहता है दोस्तों? सातवां अभिलेख, उस सातवें अभिलेख में सभी संप्रदाय के लोग जो है साथ साथ रहेंगे, किसी में कोई भेदभाव नहीं होगा। सातवां अभिलेख ये वर्णन करता है। आठवें अभिलेख में अशोक की धम्म यात्रा यानी तीर्थ यात्रा का वर्णन मिलता है, जैसे कि वो बोध गया था और उसके बाद लुम्बिनी नेपाल गया था। कहा जाता है दोस्तों सम्राट अशोक ने कुल 256 तीर्थ यात्राएं करी थी और उसके 256 तीर्थ यात्राओं का वर्णन मिलता है हमारे 8वें अभिलेख में। 9वें अभिलेख में सम्राट अशोक ने समारोह की निंदा की थी। उसने कहा था कि जो राजा है उसको कभी कोई भेंट नहीं देनी चाहिए, राजा को कोई भेंट नहीं देनी चाहिए। मतलब जो जनता है उस जनता को राजा को कोई भी भेंट नहीं देनी चाहिए, वो एक रिश्वत के तौर पे कहलाई जाती है दोस्तों। उसकी नज़रों में एक रिश्वत कहलाई जाती थी कि हाँ राजा जो है जनता को दे सकता है, लेकिन जनता राजा को भेंट नहीं देगी, ना ही देना चाहिए। क्योंकि उसका कहना ये था कि अगर जनता राजा को कोई भेंट देगी तो इसका इफ़ेक्ट पूरी जनता पर पड़ेगा, क्योंकि जनता राजा के लिए जो भी करेगी वो अपनी मतलब पैसों पे यानी आर्थिक स्थिति को बिगाड़ सकती है। इसलिए उसने कहा था कि राजा के लिए उन्हें अपनी आर्थिक स्थिति बिगाड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो एक व्यर्थ ही होता है पैसा, इसलिए उसे भेंट देनी नहीं चाहिए। दोस्तों 10वें अभिलेख में ख्याति और गौरव की निंदा की थी और 11वें अभिलेख में सम्राट अशोक ने धम्म की व्याख्या की थी। 12वें अभिलेख में क्षत्रिय महामंत्रों की नियुक्ति की थी और उसमें कहा गया था कि कोई भी धर्म को अपना सकता है, किसी भी धर्म को अपना सकता है और उस धर्म का अच्छे से पालन कर सकता है। 13वें अभिलेख में कलिंग के युद्ध का वर्णन मिलता है, जो कि सम्राट अशोक का अंतिम युद्ध हुआ करता था और अशोक के हृदय परिवर्तन का जो वर्णन मिलता है वो 13वें अभिलेख में ही मिलता है। सम्राट अशोक के पड़ोसी राज्यों से भी संबंधित वर्णन इसी में मिलता है। 14वें अभिलेख में हमें सम्राट अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन जीने का संदेश दिया है, जिसका वर्णन हमें 14वें अभिलेख से मिलता है। ये थे दोस्तों आपके वृहत अभिलेख, जिसकी संख्या कुल 14 हुआ करती थी और हमने 14 के 14 अभिलेख एक एक करके पढ़े हैं और यही इम्पोर्टेंट है दोस्तों, और इन्हीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं किसी भी वनडे एग्जाम में। चलिए दोस्तों, सम्राट अशोक का शेर ए कुना नामक अभिलेख द्विलिपि में मिला है। दोस्तों क्वेश्चन ये बन सकता है कि कौन सा ऐसा अभिलेख है सम्राट अशोक का जो 2 लिपि में मिला है, तो वो है शेर ए कुना नामक अभिलेख। साहबगढ़ी और मानसेरा नामक अभिलेख भी मिले हैं हमें, जो कि सम्राट अशोक से संबंधित होते थे। अगर बात करें स्तंभ अभिलेखों की, तो स्तंभ अभिलेखों की संख्या 7 होती है, जैसा कि हम पहले भी इसको देख चुके हैं।
प्रयाग स्तंभ अभिलेख जो है वो इलाहाबाद से मिले हैं। इलाहाबाद का नाम वर्तमान में प्रयागराज रखा गया है। तो दोस्तों इससे याद रखना कि जो प्रयागराज है वो इलाहाबाद को ही कहते हैं, इसलिए जो प्रयाग स्तंभ अभिलेख है वो इलाहाबाद से मिला है। दिल्ली से हमें टोपरा अभिलेख मिले हैं और दिल्ली में हमें मेरठ अभिलेख मिले हैं। दोस्तों जो दिल्ली के ये दोनों के दोनों अभिलेख हुआ करते थे, टोपरा अभिलेख और मेरठ अभिलेख, ये दिल्ली के दोनों अभिलेखों को फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली तक मतलब दिल्ली में लेके आए थे। जब फिरोज शाह तुगलक राजा बने थे तब दिल्ली लेकर आए थे इन दोनों अभिलेखों को। स्तंभ अभिलेख पर पशु पक्षियों के चित्र बने हैं, इसका जिक्र भी हम जैसे कि हम पहले कर चुके। कौशाम्बी स्तंभ जो है वो अभिलेख का वर्णन मिलता है। सम्राट अशोक ने कम से कम 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया था और आगे चलकर दोस्तों कहा जाता है कि सम्राट अशोक ने 84,000 स्तूपों को तोड़वा दिया था। जो चनिष्टी का स्तूप है वो हरियाणा के जगाधरी यमुनानगर में मिलता है और जो कि सम्राट अशोक से संबंधित है। 232 ईसा पूर्व सम्राट अशोक की मृत्यु हो जाती है और सम्राट अशोक जो है बौद्ध धर्म का अनुयायी होता है। ये तो हम पहले भी बता चुके आपको। सम्राट अशोक ने आजीवक संप्रदाय के लोगों के बारे में बराबर की पहाड़ियाँ बनवाई थी। सम्राट अशोक के बाद मौर्य वंश के प्रमाण नहीं मिलते। हाँ, बस इतना जरूर पता चलता है कि मौर्य वंश का अंतिम राजा वीरदत्त हुआ करता था। दोस्तों इस वीडियो के या इस टॉपिक की स्टार्टिंग में ही हम आपको बता चुके थे कि जो हमारा मगध साम्राज्य है, मगध साम्राज्य का जो संस्थापक है वो राजा वीरदत्त कहलाते हैं और इसके अंतिम राजा भी वीरदत्त कहलाएंगे। तो आज हमारी वीडियो में मगध साम्राज्य की अंतिम वीडियो रहेगी, अंतिम टॉपिक रहेगा, इसलिए ये राजा का जिक्र किया है कि जो इस वंश का अंतिम राजा होता था राजा वीरदत्त होता था, जो कि 184 ईसा पूर्व को पुष्यमित्र शुंग ने वीरदत्त को मारकर पुष्यमित्र शुंग ने 184 ईसा पूर्व को शुंग वंश की स्थापना कर दी थी। दोस्तों एक पुष्यमित्र शुंग हुआ करता था, ये शुंग वंश का राजा हुआ करता था और संस्थापक भी कह सकते हैं। उसने किसको मारा दोस्तों? मगध साम्राज्य का जो अंतिम राजा होता था वीरदत्त, उसकी हत्या करके उसने शुंग वंश की स्थापना कर दी थी 184 ईसा पूर्व में। दोस्तों जो पुष्यमित्र शुंग होता था वो सेनापति होता था किसका? वीरदत्त का। और पुष्यमित्र शुंग ब्राह्मण जाति से होता था और हिंदू धर्म की शुरुआत करी थी पुष्यमित्र शुंग ने। इसने सम्राट अशोक के द्वारा बनाए गए 84,000 स्तूपों को तोड़वा दिया था। इस बारे में हम आपको पिछले पॉइंट में भी बता चुके। दोस्तों ये तो था टॉपिक हमारा सम्राट अशोक का, पार्ट 2 था मौर्य वंश का। और आज की वीडियो में हमारा मगध साम्राज्य समाप्त होता है। इसके बाद हमारी अन्य वीडियो जो आएंगी अलग टॉपिक्स की आएंगी। नई वीडियो में नया टॉपिक मिलेगा आपको और आपकी एक वीडियो में एक ही टॉपिक कंप्लीट समाप्त करवा दिया जाता है। दोस्तों इसका पिछली वीडियो से कोई लिंक नहीं होता। यदि आप हमारे चैनल पर फ्रेशर होते हो तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप हमारी वीडियो एक एक करके देख सकते हो। आप कोई भी वीडियो उठा सकते हो, किसी भी टॉपिक को अच्छे से पढ़ सकते हो। पिछली वीडियो से कोई लिंक नहीं होता। हाँ, अगर आपको एक अटैचमेंट बना के रखनी है सीरीज़ से तो आप पिछली वीडियो देख सकते हो, वरना आप कोई सी भी वीडियो उठाकर देख सकते हो। हमारी हर वीडियो जो है अलग टॉपिक पर मिलेगी। तो दोस्तों अगर आप इस वीडियो की PDF फाइल लेना चाहते हो या हमारी चैनल पे जितने भी वीडियो पड़ी हैं उन सभी वीडियो की PDF फाइल लेना चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप का नाम है वो लर्निंग एक्सीलेंस ही है, जो हमारे चैनल का नाम है। वहाँ पर आपको जितने भी वीडियो हैं इन सब की PDF फाइल मिल जाएगी। हम आपको सभी की सभी वीडियो की PDF फाइल प्रोवाइड करवा देंगे, जिससे आपको बहुत हेल्प हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपके लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल साबित होगी। और आने वाले किसी भी वनडे एग्ज़ाम में अगर आपके क्वेश्चन पेपर में इन सब्जेक्टों से या इन टॉपिक से रिलेटेड कोई भी प्रश्न आता है, उम्मीद करता हूँ कि इससे बाहर नहीं आएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।